नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग जुड़ जाए। इसी के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को और पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया है? तो चलिए पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। बिंबिसार, पुष्यमित्र, अशोक या फिर कनिष्क। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया है? ठीक है, जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को सभी लोग क्या कर दो, तो सेशन को सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दोगे। ठीक है, तो सेशन को एक बार अगर आप सभी लोग लाइक कर देते हो, सेशन को शेयर कर देते हो तो मेरे चेहरे पर भी ये बड़ी वाली स्माइल आने वाली है। ठीक है, तो सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। मध्य प्रदेश में स्थित सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण कराया है किसने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक ने कराया। पहले प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप का निर्माण कराया है। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो बताइएगा। कुम्हारों का जो चाक होता है उसकी जानकारी नहीं थी, आग की जानकारी नहीं थी, लोहे की जानकारी नहीं थी या फिर गेहूं की जानकारी नहीं थी। दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? दूसरे प्रश्न का जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा और जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चलो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा। हड़प्पा के जो लोग हैं इनको लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहे का जो ज्ञान होगा, जो लोहे की पहली बार जो जानकारी मिलेगी वो मिलेगी कहाँ पर? तो वो मिलेगी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, लोहे की जो जानकारी मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी? तो वो उत्तर वैदिक काल में मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ है? चलिए बताइएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ है? तो मैसूर की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या फिर मद्रास की संधि। तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। देखो, जो ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है ये हुआ है 1790 से लेकर के 1792 के दौरान। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, एक तरफ तो अंग्रेज थे और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे टीपू सुल्तान थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1790 से 92 के दौरान ये युद्ध होगा। एक तरफ अंग्रेज रहेंगे और एक तरफ टीपू सुल्तान रहेंगे और दोनों के मध्य होगी श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, ध्यान रखना दोनों के मध्य क्या होगी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी और श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? चलिए चौथे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। नील दर्पण, तो प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र या फिर सुब्रमण्यम भारती। चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन दीनबंधु मित्र। ठीक है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में उन्होंने जो नील किसान है उनकी दुर्दशा का उल्लेख किया है, जो उनका शोषण हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा उसका उल्लेख किया है नील दर्पण नामक पुस्तक में। आगे बढ़ेंगे, पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ है? तो 1907 में, 1919 में, 1916 में या फिर 1909 में। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ है? पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो जितने लोग ऑप्शन ए आंसर कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन होगा, कौन सा? तो सूरत अधिवेशन होगा। ठीक है, कौन सा अधिवेशन होगा? तो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होगा और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये करेंगे रास बिहारी घोष करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे? रास बिहारी घोष करेंगे और इसी अधिवेशन में क्या होगी? कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाएगी, नरम दल और गरम दल। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। छठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सिद्धू कान्हा आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो देखो यहाँ पर दो लोगों का नाम दिया हुआ है, एक है आपके सिद्धू और एक है कान्हा। तो ये किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? मुंडा आंदोलन से, संथाल आंदोलन से, कोल आंदोलन से या फिर गडकरी आंदोलन से। सिद्धू और कान्हा, तो ये किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? छठवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है।
चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन बी, संथाल विद्रोह। अच्छा, संथाल विद्रोह कब होगा? तो देखो ये होता है 1855 से 56 के दौरान ये संथाल विद्रोह होगा। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व करते हैं सिद्धू और कान्हा, ये दो भाई हैं और ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व करेंगे। और कहाँ पर ये होगा? तो जो बिहार झारखंड वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, बिहार, उस समय का बिहार, और वर्तमान में अगर बात करेंगे तो वर्तमान में जो आपका झारखंड वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, वहां पर राजमहल की पहाड़ियों में इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व होगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 7वें प्रश्न की तरफ। सरदार पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? बताइएगा। सरदार पटेल जो है तो इनकी तुलना किससे की जाती है? मैजनी से की जाती है, कैवूर से की जाती है, गैरीबाल्डी से की जाती है, या फिर बिस्मार्क से की जाती है? देखो जो सरदार पटेल है, ठीक है, इन्होंने भारत के एकीकरण में बड़ा काम किया है। ठीक है, भारत की जो एकीकरण है उसका श्रेय जो है वो जाता है सरदार पटेल को। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क कौन थे? तो देखो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए बड़ा काम किया है। ठीक है, जर्मनी का जो एकीकरण है वो बिस्मार्क की ही देन है। तो भारत का जो बिस्मार्क कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को। ठीक है, ध्यान रखना, सरदार पटेल को क्या करते हैं? सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सिमलीपाल रिजर्व कहां पर स्थित है? सिमलीपाल, बताइएगा। 8वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या फिर असम? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सिमलीपाल रिजर्व। देखो सिमलीपाल पूछे या फिर आपसे पूछ ले भीतर कनिका पूछ ले, ठीक है, सिमलीपाल पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले भीतर कनिका पूछ ले, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे कहां पर? उड़ीसा में। ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भीतर कनिका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, भीतर कनिका। तो सिमलीपाल पूछे या फिर आपसे भीतर कनिका पूछे, उड़ीसा राज्य होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 9वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? 9वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? हिमालय, विंध्य, अरावली या फिर सह्याद्री? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। सभी भाई बहन जल्दी से आंसर कीजिएगा। 9वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा, अरावली श्रृंखला। ठीक है, मुख्य रूप से कहां पर है? तो मुख्य रूप से जो है ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, कहां पर है? तो मुख्य रूप से राजस्थान में है। और अरावली श्रृंखला का जो सर्वोच्च शिखर है, जो प्रश्न आपका बनता है कि अरावली श्रृंखला का जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है? तो वो गुरु शिखर है। और अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 युद्धों के कारण प्रभावित रही है? तो बताइएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 2 युद्धों के कारण प्रभावित रहेगी? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना? 10वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना? अभी देखो क्या है, अभी देखो आपको पता है कि पेट का जो पेपर हुआ है, ठीक है, तो पेपर तो बहुत गंदा हुआ है क्योंकि लेवल जो था, लेवल से बहुत ऊपर का जो है प्रश्न पूछा गया है। लेवल को बहुत ज़्यादा, लेवल तो आपका पेट का जो है ये इंटर लेवल का था, लेकिन आयोग ने इसको बना दिया आईएएस लेवल का पेपर, है ना। तो हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि आपको अगर पेट के लेवल का पढ़ा रहा हूँ तो क्वेश्चन आईएएस के लेवल का भर दूँ, लेकिन हाँ ये जरूर कर सकता हूँ कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकता हूँ, है ना। तो आज के प्रश्नों में आपको भी थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा कि मैं आपको पेट के लिए पढ़ाऊँ और आपको क्वेश्चन कराऊँ आईएएस के, है ना, आपको आईएएस और पीसीएस के क्वेश्चंस कराऊं, तो ऐसा नहीं कराऊंगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा लेवल आज से मैं थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ाऊंगा, थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चंस आपको आज के सेशन से देखने को मिलेंगे। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का पहले समय आप देख लो क्या है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय है, ठीक है, वो क्या होगा? वो होगा 1961 से लेकर के 1966 का। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 51 से 56, दूसरी 56 से 61 और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो 61 से 66 है। और इस दौरान आपको 2 युद्ध देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा 1962 में भारत चीन युद्ध
और दूसरा आपको देखने को मिलेगा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। तो इन दोनों युद्धों की वजह से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये क्या रहती है, ये काफी प्रभावित होती है और असफल योजना रह जाती है। ठीक है, ध्यान रखनी है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये असफल परियोजना रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? अंत्योदय अन्न योजना 2000, 2002, 2004 या फिर 2006? चलिए जल्दी से बताइएगा, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? तो देखो ये योजना जो है, ये जो योजना है ये शुरू की गई है अटल जी के समय में। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं, तो इनके समय में ये योजना शुरू की गई है। और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 2000 में। ठीक है, 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। आगे बढ़ेंगे 12वें प्रश्न की तरफ। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? ठीक है, कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत तो एडम स्मिथ ने, जॉन रॉबिन्सन ने, जे.एस. मिल ने या फिर एजवर्थ ने। करेक्ट आंसर क्या होगा? 12वें प्रश्न की बात करेंगे, कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर हमारे होंगे एडम स्मिथ। और ध्यान रखना, एडम स्मिथ जो है इन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो इनको अर्थशास्त्र का, ठीक है, अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं। किसको? एडम स्मिथ को। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक जो है वो है वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इनकी पुस्तक का नाम याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एडम स्मिथ की पुस्तक है और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है और इन्होंने कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? चलिए बताइएगा, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1935 में, 1921 में, 1955 में या फिर 1949 में इंपीरियल बैंक की स्थापना। तो देखो 3 बैंक थे आपके। ठीक है, कौन थे? तो एक है बैंक ऑफ मद्रास, एक है आपका बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, और एक है बैंक ऑफ कोलकाता। तो 3 बैंक थे और इन तीनों बैंकों को क्या किया गया है? तीनों बैंकों को मर्ज किया गया है और इन तीनों बैंकों को मर्ज करके स्थापना की जाएगी किसकी? इंपीरियल बैंक की। कब? 1921 में। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कोलकाता, इन तीनों को मर्ज किया जाएगा 1921 में और एक नया बैंक बनाया जाएगा। कौन सा? इंपीरियल बैंक। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 14वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ, धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? 14वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा, धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? 108 में, 110 में, 112 में या फिर 123 में? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, 110 में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। और धन विधेयक जो है ये कहां पर? तो ये हमेशा पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक हमेशा कहां पर? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और कौन सा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था के लिए 1977 में किस समिति का गठन किया गया था? तो बताइएगा, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 1977 में कौन सी समिति का गठन किया गया? बलवंत राय मेहता समिति, पीवी के राव समिति, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति या फिर अशोक मेहता समिति? चलिए 15वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था के लिए 1977 में किस समिति का गठन किया गया है? बलवंत राय मेहता समिति, पीवी के राव समिति, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति या फिर अशोक मेहता समिति? करेक्ट आंसर हमारे हो जाएंगे अशोक मेहता समिति। और ध्यान रखना, अशोक मेहता समिति जो है इसने क्या किया था? तो इसने द्विस्तरीय, ठीक है, कितने? तो इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने कितने? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी और ये 1977 में आएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 16वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइएगा, दामिनी का पर्यायवाची शब्द नवनीत, चमक, ऊर्जा, बिजली, क्या हो जाएगा? दामिनी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। 16वें प्रश्न का आंसर करेंगे और बिल्कुल बहुत अच्छे। देखो जितने लोग ऑप्शन डी करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, बिजली। ठीक है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बिजली हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे
17वें प्रश्न की तरफ, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दिया है? ठीक है, तो ट्रांसजेंडर जो समुदाय है, तो किस राज्य सरकार ने इनको ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात? 17वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ने इनको ट्रांसजेंडर जो कैटेगरी, जो हमारा कम्युनिटी है, इसको ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया है। 18वें प्रश्न की तरफ चलेंगे, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? चलिए बताइएगा, तो कौन सा देश है जो विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की या फिर सीरिया? 18वें प्रश्न की बात करेंगे और करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा, सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, सीरिया। अच्छा, आप लोगों के लिए जरा एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जो ये सीरिया है, ठीक है, तो सीरिया का आतंकवादी जो संगठन है उसका नाम क्या है? सीरिया का जो आतंकवादी, ठीक है, संगठन है उसका नाम क्या है? ये हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 को लॉन्च किया है? बताइएगा कौन सा देश होगा? केन्या होगा, ईरान होगा, इराक होगा या फिर इजराइल होगा? कौन सा देश है जिसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19वें प्रश्न की बात करेंगे, जल्दी से बताइएगा। 19वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, केन्या। ठीक है, तो केन्या की राजधानी क्या है? तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। ठीक है, क्या है? नैरोबी है। और यहाँ पर किसका मुख्यालय है? तो यहाँ पर UNEP, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। और स्थापना कब हुई है इसकी? तो 1972 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है 1972 में स्थापना हुई है और मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में। आगे बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फॉर्म हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे धनवान शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पर है? चलिए बताइएगा। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फॉर्म हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की गई है एक रिपोर्ट, और इसके अनुसार पूछा गया आपसे कि जो दुनिया के 10 सबसे धनवान शहर हैं उनमें, ठीक है, कौन शीर्ष पर है? तो टोक्यो, लंदन, मुंबई या फिर न्यूयॉर्क? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूयॉर्क जो है ये सबसे धनवान शहरों में टॉप पर है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 21वें प्रश्न की तरफ। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा भागीदार देश कौन सा? अब ये तो प्रश्न आसान है और आप लोग आसानी से कर भी ले जाओगे। अमेरिका, चीन, रूस या फिर जापान? तो देखो जापान होगा नहीं, और रूस की अगर हम लोग बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, तो इस समय रूस भी नहीं हो सकता है। अब बचा चीन और अमेरिका, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए जूस मिशन को प्रारंभ किया? तो एक मिशन प्रारंभ किया जिसका नाम क्या है? जूस है। और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इस जूस मिशन को शुरू किया है बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नासा, इसरो या फिर जाक्सा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। 22वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने बृहस्पति और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए जूस मिशन को प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 23वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बन गई है? तो जैकलीन विलियम्स, किम कॉटन, क्लियर पोलोसॉक या फिर रेडफर्न? कौन हो जाएगा? 23वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। और देखिए, क्योंकि ये पहली महिला है इसलिए क्या हो जाएंगी? महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो पहली महिला अंपायर आपसे पूछ रहा है पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली, जैकलीन विलियम्स, किम कॉटन, क्लियर पोलोसॉक या फिर रेडफर्न? करेक्ट आंसर हमारे हो जाएंगी ऑप्शन बी, किम कॉटन। ठीक है, ध्यान रखना इनको, ये महत्वपूर्ण है, किम कॉटन। आगे बढ़ेंगे 24वें प्रश्न की तरफ। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है? बताइएगा। अब ये तो प्रश्न आसान हो जाएगा आपसे, अगर भारत की पहली मेट्रो पूछे,
भारत की पहली मेट्रो पूछे या फिर आपसे पहली अंडर वाटर मेट्रो पूछे, आंसर एक ही होगा, कौन सा? कोलकाता मेट्रो। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली मेट्रो और अंडर वाटर मेट्रो दोनों कोलकाता मेट्रो, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे पहना जाता है। अब देखो नाम है मैसूर पेटा, तो नाम में मैसूर है, इसका मतलब ये है, ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कर्नाटक मैसूर वाले क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो पोशाक है ये कर्नाटक मैसूर वाले क्षेत्र से संबंधित है। और मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे पहना जाता है कहाँ पर? कमर में, कलाई में, कंधे पर या फिर सिर पर। तो 25वें प्रश्न की बात करेंगे, मैसूर पेटा, तो ये एक पारंपरिक पोशाक है जिसे पगड़ी के रूप में पहना जाता है, कहाँ पर? सिर में, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैसूर पेटा एक पगड़ी नुमा पोशाक है जिसे कर्नाटक में पहना जाता है, कर्नाटक राज्य में पहना जाता है, और कहां पर? तो सिर पर, ऑप्शन डी। कौन सा एक बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? देखो यहाँ पर 4 बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा बंदरगाह गुजरात में नहीं है। सिक्का बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह, ओखा बंदरगाह और दीघी बंदरगाह। तो बताइएगा कौन सा बंदरगाह हो जाएगा जो गुजरात में स्थित नहीं है? तो देखो ये जो आपके 3 गुजरात हैं, ये आपके 3 बंदरगाह गुजरात में हैं, और दीघी बंदरगाह जो है ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कौन गुजरात में स्थित नहीं है, तो दीघी बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, किस राज्य से संबंधित है? माहुरी, ठीक है, तो माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है और किस राज्य से संबंधित है? केरल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। 27वें प्रश्न की बात करेंगे तो माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है और उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ऑप्शन बी। जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। 28वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में कौन सा एक उद्योग सम्मिलित नहीं है? चलिए 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो भारत में 8 महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र हैं और कौन सा उद्योग क्षेत्र इनमें शामिल नहीं है? उर्वरक, इस्पात, कपास, प्राकृतिक गैस। 28वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। क्या करेक्ट आंसर होगा? चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कपास। ये 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल नहीं है। अगर पूछ ले कपास के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण होती है, तो ध्यान रखना कौन सी मिट्टी हो जाएगी? काली मिट्टी हो जाएगी, और काली मिट्टी को ही हम लोग रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 29वें प्रश्न की तरफ। ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अब देखो ये आसान प्रश्न, ओजोन दिवस। अच्छा, ओजोन की बात करेंगे, अगर ओजोन परत की बात करेंगे तो ओजोन परत आपको कहाँ पर मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? तो CFC गैस जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाती है। और ओजोन परत जो है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, उनके प्रति संरक्षण, उनका जो संरक्षण है, संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 30वें प्रश्न की तरफ। सुल्तान ऑफ जोहेर कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान ऑफ जोहेर कप महत्वपूर्ण है, बैडमिंटन से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या फिर हॉकी से? सुल्तान ऑफ जोहेर कप बताइएगा किससे संबंधित है? क्या होगा? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉकी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे 31वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी नाम से जाना जाता है? बताइएगा। तो कौन कौन से राज्य हैं, कौन सा राज्य है भारत का, कौन सा राज्य है जिसको भारत की रोटी की टोकरी नाम से जाना जाता है? पंजाब, महाराष्ट्र, असम या फिर उत्तर प्रदेश? तो देखो आपको यहाँ पर ऑप्शन में पंजाब दिया है, और अगर पंजाब ऑप्शन में ना दिया हो और हरियाणा अगर दिया हो तो भी ये सही हो सकता है। ठीक है, हरियाणा पंजाब वाला जो क्षेत्र है इसको भारत की रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है, और फिलहाल यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए पंजाब। चलो आगे बढ़ेंगे 32वें प्रश्न की तरफ। कोई चोट उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमित चौधरी, सलमान रुश्दी, सुकुमार सेन या फिर लक्ष्मी मित्तल? महत्वपूर्ण पुस्तक है
और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन बी, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा ये गया उपन्यास है। ऑप्शन बी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। आगे बढ़ेंगे 33वें प्रश्न की तरफ। वायु सेवा में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा। 33वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। वायु सेवा में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? साधना सक्सेना, शिव चौहान, अपर्णा शुक्ला या फिर शिवांगी सिंह। चलिए 33वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, साधना सक्सेना। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साधना सक्सेना जो है ये एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी बन गई है। 34वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। हरिमो शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर ब्रुनेई। भारत और किस देश के बीच में हरिमो शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है? 34वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ेंगे और 35वें प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। चलिए जल्दी से बताइएगा सभी लोग। हाल ही में नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया है, किस राज्य में किया गया है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक में 10 दिवसीय नाडा हब्बा दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। 35 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के और जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज जरा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और ठीक है, जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, सेशन को शेयर नहीं किया, जरूर शेयर कर दीजिए। और जो लोग पहली बार हैं चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो और ये हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है, मोटिवेशन का काम करता है। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।